नमस्कार। आज हम सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसे साम्राज्य के सफर पर जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर पर 300 सालों तक राज किया। जी हां, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी विरासत आज भी हमारी जिंदगी के हर हिस्से में झलकती है। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य का ये शानदार सफर। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 40 लाख वर्ग किलोमीटर। पता है ये कितना बड़ा है? ये आज के भारत से भी कहीं ज्यादा बड़ा इलाका है। सोचिए, अपने इस शिखर पर मुगल साम्राज्य पूरब में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैला था और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कावेरी घाटी तक। सच में एक विशाल साम्राज्य था ये। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली साम्राज्य जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, ये बना कैसे? इसकी नींव किसने रखी और किन हालातों में? चलिए आज की इस पड़ताल में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो फिर कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये मुगल थे कौन, कहां से आए थे, और एक मजेदार सवाल, क्या वो खुद को मुगल कहते भी थे? आइए इसकी जड़ों तक चलते हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हम सब इसे मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं, है ना? ये शब्द मंगोल से आया है, पर क्या आपको पता है कि इसका जो ऑफिशियल नाम था वो हिंदुस्तान था? जी हां, इसके शासक भले ही तुर्क मंगोल वंश के थे, लेकिन उनकी पूरी की पूरी कल्चर फारसी रंग में डूबी हुई थी। मतलब ये एक अनोखा इंडो पर्शियन संस्कृति का संगम था। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इस साम्राज्य की शुरुआत भी आसान नहीं थी। ये संघर्षों से भरी हुई थी। तो अब देखते हैं कि इस विशाल साम्राज्य की नींव आखिर रखी कैसे गई और शुरुआती दिनों में इसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि शुरुआत कितनी उथल-पुथल भरी थी। 1526 में बाबर ने नींव तो रख दी, पर 1530 में जैसे ही उनके बेटे हुमायूं गद्दी पर बैठे, मुश्किलें शुरू हो गईं। सोचिए, सिर्फ 10 साल के अंदर 1540 में शेर शाह सूरी ने उन्हें हराकर सिंहासन से उतार दिया और देश तक छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं को अपनी सल्तनत वापस पाने में पूरे 15 साल लग गए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उस दौर के उतार चढ़ाव की पूरी कहानी है। एक तरफ थे बाबर, जिन्होंने अपनी नई नई तोपों और जबरदस्त मिलिट्री टैक्टिक्स के दम पर एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया, और दूसरी तरफ थे उनके बेटे हुमायूं, जिन्हें सब कुछ गंवाकर 15 साल तक दर बदर भटकना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह साम्राज्य बनने से पहले ही टूटने की कगार पर आ गया था। लेकिन इन शुरुआती संघर्षों के बाद आया वो दौर जिसे हम इतिहास में स्वर्ण युग या गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। ये दौर था स्थिरता का, दौलत का और कल्चरल डेवलपमेंट का। और इस युग को अपनी पहचान दी 3 महान सम्राटों ने। चलिए एक एक करके उनसे मिलते हैं। और इस सुनहरे दौर की शुरुआत होती है अकबर से, वो सम्राट जिसने असल में मुगल साम्राज्य को एक चट्टान की तरह मजबूत किया और उसे एक ऐसी पहचान दी जो आज तक कायम है। तो आखिर अकबर की कामयाबी का राज क्या था? ये थी उनकी दूर की सोच। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया और इस एक कदम से उन्होंने लाखों दिल जीत लिए। उन्होंने सिर्फ तुर्कों पर ही नहीं बल्कि काबिल हिंदू सेनापतियों और अधिकारियों पर भी पूरा भरोसा किया। और यही नहीं, राजपूतों से लड़ने के बजाय उनसे रिश्तेदारी की, वैवाहिक संबंध बनाए और उन्हें साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बना लिया। बस इन्हीं पॉलिसीज ने मिलकर एक ऐसे मजबूत साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक खड़ा रहा। अब अकबर ने जो मजबूत नींव रखी थी, उसे उनके बेटे जहांगीर ने कला और संस्कृति से और भी खूबसूरत बना दिया। और फिर आए उनके पोते शाहजहां, जिनका नाम सुनते ही जहन में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतें आ जाती हैं। ये टेबल एक तरह से स्वर्ण युग का एकदम परफेक्ट समरी है। अकबर, साम्राज्य का विस्तार और धार्मिक सहनशीलता। उनके बेटे जहांगीर, कला और संस्कृति के सबसे बड़े पेट्रन। और फिर शाहजहां, ताजमहल जैसी शानदार इमारतों के लिए मशहूर। ये तीनों ही इस साम्राज्य के शिखर थे। लेकिन जैसा कि होता है, हर साम्राज्य का शिखर हमेशा के लिए नहीं रहता। मुगल साम्राज्य के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां से इसका लंबा और धीमा पतन शुरू होता है। और इस पतन की कहानी अक्सर महान मुगलों में से आखिरी औरंगजेब के शासनकाल से जोड़ी जाती है। उनकी पॉलिसीज साम्राज्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये पतन की पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है।
देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 40% औरंगजेब की नीतियों का है। उनकी कुछ सख्त धार्मिक नीतियां और दक्कन में सालों तक चले युद्ध इन्होंने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया था। और इसी का नतीजा ये हुआ कि मराठा और सिख जैसे ताकतवर ग्रुप बगावत पर उतर आए। जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो विदेशी हमलावरों और पैसों की कमी ने पूरी कर दी। ये सब कुछ एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। सबसे पहले दक्कन की लड़ाइयों ने सारा खजाना खत्म कर दिया। फिर इस कमजोरी का फायदा उठाकर मराठों और सिखों ने विद्रोह का झंडा उठा लिया। और आखिर में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों ने राजधानी दिल्ली को बार बार लूटा और मुगल सत्ता की कमर ही तोड़कर रख दी। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत, उसकी लेगेसी आज भी पूरे दक्षिण एशिया में जिंदा है। चलिए अब एक नज़र उन चीज़ों पर डालते हैं जो मुगलों ने हमें दी और जो आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। और इस विरासत में सबसे पहले नाम आता है वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का। ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये तो इतिहास की वो किताबें हैं जिन्हें आज भी पूरी दुनिया पढ़ने आती है। ये उस दौर के शानो शौकत के जीते जागे सबूत हैं। पर यह विरासत सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी है। आज हमारे सरकारी दफ्तरों का जो स्ट्रक्चर है, हमारे खाने की मेज पर रखी हुई मुगले डिशेज, हमारी कला, हमारी शायरी और खूबसूरत उर्दू जबान, ये सब कुछ उसी दौर की देन है। खास तौर पर उर्दू जबान को ही ले लीजिए, ये इस कल्चरल फ्यूजन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये भाषा स्थानीय हिंदी के बेस पर बनी, जिसमें फारसी, अरबी और तुर्की के शब्द आकर घुल मिल गए। ये भाषा अपने आप में उस कल्चरल मिक्स का जीता जागता सबूत है। और फिर इस लंबे सफर का अंत हुआ बहादुर शाह जफर के साथ। वो आखिरी मुगल बादशाह थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें एक बादशाह से कैदी बना दिया और बर्मा में एग्जाइल पर भेज दिया। और इसी के साथ 300 साल पुराने इस महान साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो मुगल साम्राज्य के बनने, चमकने और फिर बिखर जाने की ये पूरी कहानी हमें आज क्या सिखाती है? शायद यही कि सहिष्णुता यानी टॉलरेंस और अच्छी पॉलिसीज किसी भी हुकूमत को आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकती हैं, जबकि कट्टरता और कभी ना खत्म होने वाले युद्ध उसे वापस जमीन पर पटक देते हैं। ये सोचने वाली बात है ना?